हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्मारक पढ़ेंगे। स्मारक इसे इंग्लिश में मोनूमेंट कहा जाता है। स्मारकों रहता तो ये मोनूमेंट्स हो जाता। हम लोग यहाँ प्राचीन भारत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम लोग जानेंगे स्मारक क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं और इसके उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। स्मारकों के अंतर्गत वास्तुकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि से संबंधित वस्तुओं को शामिल किया जाता है। मतलब कि स्मारक है उसमें वास्तुकला, भवन बनाने का तरीका, मूर्ति, जो मूर्ति होती है उसमें जो भी कला निखारी हुई रहती है उसके बारे में, चित्रकला मतलब जो भी चित्र बनाया हुआ रहता है पट्टी या फिर कुछ में भी, तो उस कला से संबंधित वस्तुओं को स्मारक में सम्मिलित किया जाता है। प्राचीन भवनों, मूर्तियों एवं भवनावशेषों का भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है। यद्यपि स्मारक राजनीतिक स्थिति पर तो विशेष प्रकाश नहीं डालते, किंतु इनसे सांस्कृतिक क्षेत्र में अत्यधिक जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राचीन भवनों मतलब कि जो भी, हम लोग उसको डायरेक्ट खंडहर बोल देते हैं, तो वो भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्राचीन भवनों का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्राचीन भवनों, मूर्तियों या फिर टूटे फूटे घर मतलब कि भवन के अवशेष का भारतीय इतिहास में महत्व है, विशेष महत्व है। और ये जो है भवन, मूर्तियाँ या फिर खंडहर जो भी कहें, वो राजनीतिक स्थिति पर तो प्रकाश नहीं डालती, मतलब हमें कोई भी राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हाँ उससे हमें सांस्कृतिक क्षेत्र पर अधिक मतलब जानकारी मिलती है। मंदिर, स्तूप व अन्य स्मारक तत्कालीन धर्म एवं आध्यात्मिक भावना के साथ साथ कला के भी जानकारी देते हैं। यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है, मंदिर हो, स्तूप हो या स्मारक, यही चीज़ स्मारक में क्या आया, भवन बनाने का तरीका, मूर्ति कला, चित्रकला, तो वो सभी तत्कालीन धर्म और आध्यात्मिक भावना मतलब कि जो भी स्पिरिचुअल थिंकिंग थी उसके बारे में ये बताते हैं। और साथ में कला की भी जानकारी देती है। हम लोग बहुत सारी शैली के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। नागर शैली, चाहे कोई भी समय हो, उसकी एक विशेष कला होती है, तो उसके बारे में ये बताती है स्मारक। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्मारक को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला देशी स्मारक और दूसरा विदेशी स्मारक। मतलब कि जो भारत के अंदर पाया जाए वो देशी स्मारक और जो भारत से बाहर पाया जाए वो विदेशी स्मारक। देशी स्मारक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि की खुदाई से लगभग 5000 वर्ष पुराने सिंधु सभ्यता का पता चलता है। मतलब कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के तरफ का एरिया है, तो वहाँ पे जब खुदाई की गई तो वहाँ से 5000 वर्ष पुराने सिंधु सभ्यता का पता चलता है। हम लोग मानते हैं कि रेडियो कार्बन C14 के तहत सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 से 1700 है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 5000 वर्ष पुराना, तो हम लोग ये अनुमान लगाते हैं, लेकिन जब खुदाई में वहाँ पे 12 स्तर 13 स्तर का और निवास स्थान का पता चलता है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये 5000 वर्ष पुराने थे। मतलब कि आप मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा के बारे में अध्ययन करोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ऐसी वहाँ पे सभ्यता जो थी वो कितनी ही बार, मतलब 12-13 बार वहाँ के जो घर हैं वो टूट के दोबारा बनाए गए हैं, इसलिए 5000 वर्ष पुराने सिंधु सभ्यता कहा जा रहा है। भारत में पाए जाने वाले मूर्तियों में प्राचीनतम सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त मूर्तियाँ, इनमें से उल्लेखनीय है मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर मूर्ति और कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। मतलब कि जो भारत में पाए गए जो सबसे प्राचीनतम स्मारक, हम लोग अभी जान रहे हैं कि स्मारक में हम लोग मूर्ति कला भी ले रहे हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में जब खुदाई की गई तो वहाँ पे मोहनजोदड़ो से प्रस्तर मतलब पत्थर की मूर्ति और कांस्य मतलब कांसा की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर की मूर्ति है और
ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त नर्तकी, कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। ये हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त होते हैं। तो स्मारक के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा कि मूर्ति कला को भी सम्मिलित किया जाता है स्मारक में। तो ये और ये दोनों ही एक मूर्ति के तरह ही है। तो इस प्रकार ये स्मारक के अंतर्गत आएंगे। भारत में पाए जाने वाले मंदिरों में प्राचीनतम है देवगढ़, ललितपुर जिला, उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला है ललितपुर, वहाँ देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि गुप्तकालीन मंदिर है। यह नागर शैली का मंदिर है। मतलब कि अभी हम लोग यहाँ पे स्मारक पढ़ रहे हैं, तो स्मारक में हम लोग भवन पढ़ रहे हैं। तो भवन क्या मिलेंगे हमें प्राचीन भारत में? तो भवन मिलेंगे हमें या तो खंडहर के रूप में, जैसे कि सिंधु सभ्यता में हमें खुदाई में मिलते हैं उस प्रकार से, या फिर मंदिर। तो यहाँ पे प्राचीन जो मंदिर है दशावतार मंदिर है, जो ललितपुर जिला में है या उत्तर प्रदेश में है। यह नागर शैली का है। ये दशावतार मंदिर है जो कि ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम उदाहरण तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने 1000 ईस्वी में करवाया। मतलब कि तंजौर तमिलनाडु में है, तो उसमें ये द्रविड़ शैली का है ये मंदिर। ये प्राचीन मंदिर है। तो इसका निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम ने, जो कि चोल शासक थे। इस मंदिर को या तो बृहदीश्वर मंदिर कहा जाता है या राजा राजेश्वर मंदिर कहा जाता है। यह तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में की जाने वाली खुदाई से कई तरह की जानकारी मिली है, जैसे दक्षिण भारत व रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध का होना। मतलब कि दक्षिण भारत में जब हम लोग खुदाई करते हैं अरिकमेडु, पुदुचेरी, तो वहाँ से बहुत सारे रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, लेकिन सिक्के डायरेक्ट हम लोग को नहीं मिले, वो खंडहर में मिले। तो इस प्रकार से जब सिक्के मिलते हैं तो वो भी तो प्रमाणित करते हैं ना कि इतिहास यहाँ पे था। तो जब सिक्के मिले उस समय खंडहर भी मिला, तो खंडहर से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है कि भवन में क्या शैली थी और उस वहाँ पे कोई चित्रकला तो नहीं। और ऐसा नहीं होता है कि केवल सिक्के ही मिलेंगे या फिर खंडहर भी मिलेंगे। जिस प्रकार भी हम लोग घर में जब रहते हैं तो बहुत सारे उपकरण होते हैं, उसी प्रकार उस समय भी जब भवन बनते थे तो वहाँ पे बहुत सारे अवशेष होते थे। जब उसकी खुदाई की जाती थी तो वो खुदाई करने के दौरान प्राप्त की जाती थी वहाँ से और भी बहुत सारी सामग्री, जिसे हम लोग स्मारक के रूप में भी विभाजित कर सकते हैं और कुछ को हम लोग सिक्कों में भी विभाजित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये स्मारक के अंतर्गत आएगी, मतलब कि खंडहर जब यहाँ पे पाए गए। नागर शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। इसका निर्माण 11वीं सदी ईस्वी में केसरी नरेश ने करवाया था। हम लोग जानते हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर में एक मंदिर है लिंगराज मंदिर। ये है लिंगराज मंदिर उड़ीसा का, तो ये आज भी है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। मतलब कि नागर जो शैली है, हम लोग शैली पढ़े थे, तो उसमें का सबसे बेस्ट उदाहरण है। इसका निर्माण केसरी नरेश ने 11वीं सदी ईस्वी में करवाया था। विदेशी स्मारक। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में कुछ ऐसे स्मारक मिले हैं जिनसे प्राचीन भारत के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मतलब कि भारत के अंदर तो मिले ही हैं, लेकिन भारत से बाहर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में कुछ ऐसे भी खंडहर या फिर अवशेष या फिर मूर्ति या फिर कला या फिर चित्र जो कि प्राचीन भारत के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। तो ये जो खंडहर बाहर मिलेंगे उसे विदेशी स्मारक कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग ये नहीं मानेंगे कि वो खंडहर ही होंगे, वो भवन भी हो सकते हैं, वो मूर्ति भी हो सकते हैं और वो चित्र भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे गौर करने की बात है, हम अभी तक भी जितना भी बात किए दशावतार मंदिर, लिंगराज मंदिर, तो हम लोग यहाँ पे मंदिर का बात कर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ पे कोई भी मस्जिद का बात नहीं कर रहे हैं। तो आगे चलिए हम बताएंगे कि मस्जिद का बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इंडोनेशिया का जावा द्वीप का बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर। इसका निर्माण जावा सुमात्रा के
श्री विजय साम्राज्य के शैलेंद्र वंशी शासक ने 8वीं सदी ईस्वी में कराया। यह विश्व का विशालतम बौद्ध मंदिर है। मतलब कि ये बोरोबुद्दुर में बौद्ध मंदिर है और ये मतलब कि शैलेंद्र वंशी शासक ने इसे बनवाया था। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ये 8वीं सदी में बनी थी। जावा द्वीप का बोरोबुद्दुर का बौद्ध मंदिर इस प्रकार से दिखता है। और जब यहाँ पे नज़दीक से देखें तो यह मंदिर इस प्रकार से दिखता है। मतलब कि यहाँ गौतम बुद्ध दिखाई देते हैं। कंबोडिया के अंकोर वाट का वैष्णव मंदिर, इसका निर्माण कंबोज के कौंडिन्य वंशी शासक सूर्यवर्मा 1113 से 1145 ईस्वी ने 12वीं सदी ईस्वी में कराया। यहाँ पे कभी कभी 50 भी मिलता है, तो सारे बुक्स में कभी कभी थोड़ा सा दायां बायां हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे अंकोर वाट का वैष्णव मंदिर, यहाँ पे वैष्णव मंदिर, यहाँ पे भी मंदिर का बात हो रहा है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मा ने। तो वैष्णव मंदिर इस प्रकार से दिखती है, जो कि अंकोर वाट में है, भारत से बाहर। बर्मा के पगान या पेगन का आनंद पगोड़ा बौद्ध मंदिर, इसका निर्माण पगान के शासक त्रिभुवनादित्य ने 11वीं से 12वीं सदी ईस्वी में कराया। मतलब कि ये जो मंदिर है ये बार्मा में है। हम लोग जानते हैं भारत के इधर म्यांमार, बार्मा इधर ही है, तो वहाँ पे है आनंद पगोड़ा बौद्ध मंदिर। इसका निर्माण 11वीं से 12वीं सदी में हुआ था। ये इस प्रकार से दिखता है बार्मा का बौद्ध मंदिर। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी जितना भी बात किए वो था मंदिर या फिर बौद्ध मंदिर, वैष्णव मंदिर, या फिर हम लोग इंडिया में भी देखें तो वो मंदिर का ही था। तो हम लोग स्मारक में ज़्यादातर मंदिर ही क्यों ले रहे हैं, मस्जिद क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी है और इसका एक आंसर है कि प्राचीन भारत में हम लोग जब भी देखते हैं तो हमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर वैष्णव धर्म, इससे संबंधित जानकारी मिलती है, क्योंकि हम लोग प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत में अरब आक्रमण हुए, साथ में मुगल आक्रमण हुए, तो अभी तक मतलब कि ये बाबर से पहले अरब आए तो वो तो चले गए। तो मध्यकालीन भारत में हम लोग मुगल आक्रमण मतलब मुसलमानों का आगमन देखते हैं। तो अभी तक प्राचीन भारत में इसलिए मस्जिद नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ है। मतलब कि अरब आक्रमण या फिर बाबर का आगमन अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम लोग केवल मंदिर देख रहे हैं स्मारक के रूप में। वहाँ पे मूर्ति पा रहे हैं, वहाँ पे हम लोग चित्रकला पा रहे हैं। तो जितना भी पा रहे हैं सब भारतीय संस्कृति धर्म से रिलेटेड है। तो अभी भी मतलब अभी हमें स्मारक में किसी भी प्रकार का अरबी सामग्री इसमें नहीं डालना है। इसमें केवल मंदिर की ही जानकारी आएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्राचीन भारत स्मारक के बारे में पढ़ रहे हैं।